जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू रॉयल्स एजुकेशन। मैं हूं यशवंत सिंह और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं सितंबर के लास्ट वीक से जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनमें से बिल्कुल ही अच्छी तरह से छाने गए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए। चाहे आप एसएससी के एग्जाम देने जाते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम देने जाते हैं, जो उसका एक्सप्लेनेशन होगा उसमें कई सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ही ये आपके किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए है, आपके एनडीए सीडीएस एग्जाम्स के लिए है, और आप अगर एसएससी वगैरह कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो उसके लिए है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस हैं, बाइलिंगुअल हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन भी मैं बाइलिंगुअल दूंगा आपको। चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, Who has been selected as the first woman fighter pilot to fly Rafale aircraft? A. शिवांगी सिंह, B. श्वेता शर्मा, C. नलिनी विश्वनाथन और D. प्रेरणा चौधरी। हिंदी में जानिए, राफेल विमान को उड़ाने के लिए पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में किस महिला को चुना गया है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, A. शिवांगी सिंह, B. श्वेता शर्मा और C. नलिनी विश्वनाथ और D. प्रेरणा चौधरी। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूं। हमारा सही आंसर होगा ए. शिवांगी सिंह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह जो कि वाराणसी की रहने वाली हैं, ये पहली वुमेन फाइटर पायलट होंगी जो कि राफेल एयरक्राफ्ट को उड़ाएंगी। अब चूंकि वो अभी किसी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाती हैं और इसलिए चूंकि राफेल जेट को उड़ाने से पहले उसके सारे सिस्टम्स को उन्हें समझना पड़ेगा, उसकी एवियोनिक को समझना पड़ेगा, कैसे कैसे उसके स्पेशल टाइप से कंट्रोल कैसे काम करते हैं, सारी चीजें उनको समझनी पड़ेंगी। इसलिए वो कन्वर्जन ट्रेनिंग कर रही हैं ताकि वो राफेल जेट को उड़ा सके। ये कन्वर्जन ट्रेनिंग जो है पूरी करने के बाद से वो अंबाला में नंबर 17 स्क्वाड्रन जो कि राफेल जेट का स्क्वाड्रन बना है और जिसका नाम गोल्डन एरोज है, वहां पर वो ज्वाइन करेंगी एज अ फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। अब देखिए, ये हो गया शिवांगी सिंह के बारे में। अब मैंने चूंकि राफेल का नाम ले ही लिया है तो राफेल के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि इसी तरह से यहाँ से सिविल के लिए क्वेश्चंस बन सकते हैं। राफेल फाइटर जेट जो है वो फ्रांस का बना हुआ है। इसका पूरा नाम क्या है? राफेल डसाल्ट, हम सभी जानते हैं। और यह एक हाई प्रिसीजन मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है? लड़ाकू विमान ही है, लड़ने ही जाएगा, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कभी वो मिसाइल को लेके जा सकता है, कभी मतलब बम्बार्डमेंट करने के लिए जा सकता है, कभी गन को लेके जा सकता है, कभी मतलब अलग अलग चीजों को वो लेके जा सकता है। इसलिए वो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। और हाई प्रिसीजन का मतलब हुआ कि अगर वो किसी भी चीज के लिए जा रहा है मतलब बहुत ही सटीकता से वहां पे वार करके वो आएगा। राफेल फाइटर जेट जो है वो 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन है। अब आप ये सोच रहे होंगे, यहाँ पे राफेल का यहाँ पे मैंने फोटो लगाया है कि इसमें इंजन होते कौन से हैं। कई सारे लोग इसको मिसाइल समझते हैं, राइट? कोड मिसाइल की तरह आपको दिखता होगा अगर आप सिविल से हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी एयरक्राफ्ट के बारे में जानते हैं तो ये जानिए ये मिसाइल नहीं है, ड्रॉप टैंक्स होते हैं। जब भी एयरक्राफ्ट को लंबे समय के लिए उड़ान भरना होता है तो वो यहाँ पे ड्रॉप टैंक को लगा के लेके जाता है। ये रहे उसके 2 इंजन, ये देख रहे हैं, ये हमारे इंजन हैं। इसका पीछे से एग्जॉस्ट बाहर निकलेगा और ये सामने से इसके अंदर इनटेक है जहां से हवा अंदर जाती है। ये 2 इंजन एयरक्राफ्ट है। उसके अलावा देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्कैन अरे रडार लगा हुआ है, तो 350 किलोमीटर दूर से भी अगर कोई चीज, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसकी जानकारी इसको मिल जाएगी। तो इट कैन वेरी वेल आइडेंटिफाई दैट देयर इज समथिंग इन द एयर जो कि होस्टाइल है। मतलब उसका एक जो है रूपरेखा इसके सामने उस रडार की वजह से खिंच जाएगी। उस रडार का नाम क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, ऐसा रडार। यह राफेल फाइटर जेट जो है लुक डाउन शूट डाउन कैपेबिलिटी रखता है। मतलब कि अगर उसके अंदर पायलट बैठा है और जहां पे सिर्फ उसकी अगर नजर जाती है तो वहां पे आराम से उसको शूट कर सकता है। इसके अंदर MBDA मिट्योर BB रैम बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लगाया जा सकता है। अगर एग्जाम में आपके कैसे पूछेगा राफेल में कौन सा मिसाइल इंटीग्रेट किया जा सकता है, आपको सीधा सीधा नाम बस ये मिट्योर याद रखना है। जैसे हम जानते हैं ना मिट्योर, मेट्रॉइड, ये सब उल्का पिंड के बारे में हम जानते हैं। तो ये मिट्योर जो है एक मिसाइल है और ये एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करने वाला, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब मान लीजिए दूसरा एयरक्राफ्ट हवा में है और इसको ये देख नहीं रहा, मतलब उसका पायलट के नजर से वो दूर है, फिर भी अगर उसके रडार में आ गया कि भाई ये जहाज है
तो वहां से ये हमारे मेटेओर को फायर करके उसको मार। उसके अलावा इसमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स भी है। उस एयर टू ग्राउंड मिसाइल का नाम क्या है? स्कैल्प है। तो ये क्वेश्चन भी हमें मिल जाता है। मेटेओर क्या है? एयर टू एयर मिसाइल है जो कि राफेल में लगेगी। स्कैल्प क्या है? ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, मतलब कि हमारा राफेल जेट ऊपर से नीचे के टैंक्स या नीचे की कोई भी चीज है, अगर इंडस्ट्रीज है, किसी भी चीज को तबाह कर सकता है। उसमें इस स्कैल्प एयर टू ग्राउंड मिसाइल मतलब वायु से जमीन पे मार करने वाली मिसाइल के द्वारा। यहां तक आप समझ गए। उसके अलावा जानिए इसमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल को भी इसमें लगाया जा सकता है। अब इसके अलावा देखिए इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है। आप यहाँ पे दो राफेल हैं, एक चलिए इसका नाम देते हैं 1 और इसका नाम देते हैं 2। ये बीच में आप एक लाइन से देख पा रहे हैं, ये क्या है? आपने ये सोचा है? मान लीजिए कि एक राफेल, मानते हैं कि ये पहला वाला राफेल ये अभी अभी इसने ज्वाइन किया है, और ये दूसरा वाला राफेल काफी देर से मतलब इन एयर फाइट कर रहा है। पहला वाला राफेल हवा में आया, और वो जब आया तो इसके पास बहुत ज्यादा फ्यूल है, इसके पास एक्सेस फ्यूल है, और ये जो सेकंड राफेल है वो हवा में है, लेकिन अब काफी देर से वो फाइट कर रहा है, इसके पास पूरे आर्म्स एम्युनिशन तो सभी है, लेकिन तेल खत्म होने वाला है। तो ये दोनों ही राफेल एक दूसरे से तेल का आदान प्रदान कर सकते हैं, ले दे सकते हैं, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एयर टू एयर रिफ्यूल। इस दूसरे राफेल के द्वारा ही हवा से हवा में ही तेल को भर दिया जाना। इसके पहले हमारे यहाँ इस तरह की रिफ्यूलिंग जो होती थी स्पेशली इसी पर्पस के लिए बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते थे, जैसे हमारा मान लीजिए IL-78 है, तो उससे होता था। लेकिन अभी ये एक फाइटर से दूसरे फाइटर में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जा सकती है, जिससे कि दूसरा जहाज भी वॉर जोन में रहे और उसको बार बार रिफ्यूलिंग के लिए दूसरी जगह पर जाकर के और फिर फ्यूल भर के ना आना पड़े। तो ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग राफेल से राफेल में इसमें की जा सकती है। तो ये बड़ी मोड में करेंगे। इसके अलावा इसमें कई सारे इंडिया के स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस बनाए गए हैं। अब देखिए राफेल जब आने वाला था तो इसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने तय किया था, उसके प्राइसेस बहुत कम थे। बाद में जब हमारी मौजूदा गवर्नमेंट आई है तो एनडीए की गवर्नमेंट, तो उस एनडीए की गवर्नमेंट में ऐसा देखा गया कि इसके प्राइसेस बढ़ गए। कई सारे लोग इसके लिए काफी शोर मचा रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट ने इसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस अलग कराए हैं। जैसे ब्रह्मोस को इंटीग्रेट करने के लिए इसमें कुछ नहीं था, ब्रह्मोस को हमने इसमें इंटीग्रेट कराया है। तो ये सारी चीजें हमने कराई। तो इंडिया के स्पेशल अपने हथियारों को लगाने के लिए, यहाँ के रडार को लगाने के लिए, यहाँ के स्पेशल मिसाइल्स को लगाने के लिए इस राफेल में चेंजेस किए गए हैं। तो इस तरह से वो मॉडिफिकेशंस अलग हैं। अब देखिए इसके अलावा कौन कौन से मॉडिफिकेशन दूसरे भी हैं। जैसे इजराइल का एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है। जो फाइटर पायलट इसमें बैठेगा वो अपने सिर पे एक हेलमेट लगाएगा। अब उसके हेलमेट के अंदर ही सारा डिस्प्ले होगा, मतलब उसके अंदर सारी चीजें उसको मतलब हेलमेट के ऊपर दिखाई दे रही होंगी डिजिटली। तो ये होगा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले उसके पास है। उसके बाद लो बैंड जैमर है। जब भी हमारा फाइटर कहीं पे फ्लाई करता है तो मान लीजिए एनिमी जोन में हम घुस गए। अब एनिमी जोन में जब हम घुसते हैं तो उनके पास भी तो रडार है। दे कैन वेरी वेल नो दैट देयर हैज सम एयरक्राफ्ट कम इन देयर पेरिफेरी। उनको पता चल जाएगा, उसके बाद वो हमें मार गिराएंगे। तो इसलिए सभी फाइटर एयरक्राफ्ट में जितने भी अच्छे हैं और लेट पीरियड के भी हैं उनमें जैमर्स लगे होते हैं। वो जब भी जाते हैं तो एक स्पेशल टाइप की फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं जिससे कि उस एनिमी का रडार जो है इनको नहीं ट्रैक कर पाता है। ठीक है, तो इसमें लो बैंड का एक जैमर भी लगा है और ये इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है। उसके अलावा इसमें रडार वार्निंग रिसीवर्स भी हैं। उसके अलावा इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी है। उसके अलावा 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग की जा सकती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग जो है किसी भी जहाज का सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट करता है तो सबसे पहले उसका ब्लैक बॉक्स टूटा जाता है। क्या टूटते हैं? ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या चीजें होती हैं? उस एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग करने के दौरान जितने भी पैरामीटर्स हुए, चाहे तेल कितना था, एयरक्राफ्ट ने कैसे टर्न लिया है, या उसकी स्पीड टर्न पे कितनी थी, या फिर क्या कारण थे, और साथ ही सारी आवाज जो उसमें अगर क्रूज से मतलब ATC से फाइटर पायलट की जो बात हुई है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, वो सारी बातें जो है इस ब्लैक बॉक्स के अंदर
रिकॉर्ड होती हैं, और ये जो होता है FDR, जिसको हम कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, तो 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इसका काम करता रहेगा। सारी बातें उसमें रिकॉर्ड होती रहेंगी और वो यूजुअली ब्लैक बॉक्स एक्सीडेंट के बाद भी सेफ रहता है। तो सारी जानकारी हमें मिल जाती है कि इस एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ था, क्यों ये, चाहे एनिमे ने इसको शूट आउट कर दिया है या खुद से एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई खराबी आ गई थी इसलिए, तो इसमें 10 घंटे तक ये रिकॉर्डिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लीजेंडरी सिंगर SP बालासुब्रमण्यम हु पास्ड अवे ऑन September 25th, 2020 was identified as the voice of which superstar in the 90s? कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध गायक जिनका नाम श्रीपति पंडित राधुल बालासुब्रमण्यम था और उनका निधन 25 सितंबर 2020 को हो गया है। इनको 90 के दशक में किसी सुपरस्टार की आवाज के रूप में जाना जाता था। अब ये सुपरस्टार कौन है? अमिताभ बच्चन, B सलमान खान, C है धर्मेंद्र और D है रजनीकांत। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, नहीं तो फिर चलिए मैं आपको बताता हूं। इस सुपरस्टार का नाम है सलमान खान। अब देखिए, ये जब कहा जा रहा है कि सलमान खान की आवाज ये थे, इसका मतलब आप क्या है, सलमान खान की 90 के दशक में जितनी भी फिल्में आई होंगी उन फिल्मों में गाना ये गाते थे। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे किशोर कुमार जो थे 70 के दशक, राजेश खन्ना की अधिकतर फिल्मों में अपनी आवाज में ये गाना गाते थे। श्रीपति पंडित राधुल बालासुब्रमण्यम साहब को सलमान खान का 90 दशक के फिल्मों में इनकी आवाज कहा जाता है। देखिए, हिंदी सिनेमा में उनके कुछ बेहतरीन गीत भी शामिल हैं। साथ निभाना साथिया एक गाना ये हो गया, ये रात और ये डोर ये हो गया, पहला पहला प्यार है, फिर अगला गाना है दिल दीवाना, फिर मेरे रंग में रंगने वाली, उसके अलावा आया मौसमी दोस्ती और कभी तू छलिया लगता है। कि ये एक पार्श्व गायक भी थे, संगीतकार भी थे, अभिनेता भी थे, मतलब उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है, संगीत निर्देशक भी थे, गायक तो थे ही, फिल्म निर्माता भी थे, और इनको कभी कभी SPB और बालू के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कई सारे फिल्मों में काम किया है, मतलब सिर्फ हिंदी फिल्मों में नहीं, इन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, हिंदी और मलयालम फिल्म्स, तो इन्होंने तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, हिंदी में और मलयालम फिल्मों में कई सारों में काम किया है। तो ये थे हमारे श्रीपति पंडित राधुल बालासुब्रमण्यम साहब। इनका निधन 25 सितंबर 2020 को हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन विल द बिहार जनरल असेंबली इलेक्शंस 2020 रिजल्ट बी अनाउंस्ड? कि बिहार में अभी अभी आप जानते होंगे काफी ज्यादा इसके बारे में हमारे न्यूज में आ रहा है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में होने वाले हैं। तो ये प्रश्न ये पूछता है कि इस विधानसभा चुनाव के परिणाम, उसके रिजल्ट कब घोषित किए जाएंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं 10 नवंबर को, B 3 नवंबर को, C 25 नवंबर को और D 20 नवंबर को। तो यहाँ पर रिजल्ट की बात हो रही है। सबसे पहले तो हम में से कईयों को ये पता नहीं होगा ये चुनाव होने कब वाले हैं। सही आंसर होगा कि बिहार में जो हमारे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसका रिजल्ट 10 नवंबर को अनाउंस किया जाएगा। अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि इसमें कितने चरण में चुनाव है, कितने जिलों में होंगे और किन किन जिलों में कब कब ये होंगे, कुल मिला के कितनी सीटों पे होने वाले हैं और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। देखिए, पहले चरण का चुनाव जो है वो होगा हमारे 28 अक्टूबर को। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है, 28 अक्टूबर को पहले चरण का बिहार में चुनाव है। बिहार के 16 जिलों में 71 सीटों के लिए मतदान पहले चरण में किया जाएगा। दूसरा चरण हम देखते हैं 3 नवंबर को ये होगा और 17 जिलों में 94 सीटों के लिए यह मतदान किया जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव में 7 नवंबर को 15 जिलों के 78 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। अब इन तीनों चरणों के जो चुनाव हैं उसकी टोटल काउंटिंग 10 नवंबर को होगी। और चूंकि हम जानते हैं कि आजकल जो काउंटिंग है यूजुअली बैलेट पेपर्स की नहीं होती, ईवीएम होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और उसको काउंट करना बहुत ही आसान है। तो ईवीएम से सेम डे रिजल्ट सुना दिया जाएगा। 10 नवंबर को पता चल जाएगा कि बिहार की जनता ने इस बार किसको चुना है। अब ये यहां तक की जानकारी हो गई। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, उनका नाम है सुनील अरोड़ा साहब। और इन्होंने ये जो पूरी न्यूज है कि पहला चरण कब होगा, दूसरा चरण कब होगा, तीसरा चरण कब होगा और इसका रिजल्ट कब आएगा, इन्होंने 25 सितंबर 2020 को इसकी घोषणा की थी। इनका नाम है सुनील अरोड़ा, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
देखिए बिहार में कुल मिला के 38 जिले हैं, 38 जिले। अब यहाँ पे आप ऐसे काउंट कर रहे होंगे 16 जिले और 17 जिले, 15-15 30 हो गए, और फिर यहाँ पे एक ज्यादा और दो ज्यादा, मतलब यही 33 हो गए, और 33 और 7 जो है आप सीधे सीधे इसको 40 कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे नहीं है। हो सकता है कि किसी जिले में चुनाव हुआ, मतलब कुछ सीटों पर हुआ, कुछ में बाकी रह गया, तो अगली बार भाई वो भी जिला तो गिना जाएगा। तो ऐसे करके बिहार में कुल मिला के 38 जिले हैं, और कुल मिलाकर के अब की बार बिहार विधानसभा में जो कुल सीटों के लिए चुनाव होगा वो 243 सीटों के लिए अब की बार चुनाव होने वाले हैं। तो ये था पूरा बिहार के इलेक्शन के बारे में। 3 चरणों में है, 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा। अगर आप इससे थोड़ा सा भी संबंध रखते हैं बिहार से, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच टीवी सीरीज वॉन द एमी अवार्ड्स इन द आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज कैटेगरी? कि किस टीवी धारावाहिक ने या किस टीवी ड्रामा ने उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज श्रेणी में एमी पुरस्कार को जीता है? अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए ओजार्क, ये सीरियल का नाम है। बी स्ट्रेंजर थिंग्स, ये भी सीरियल का नाम है। सी है सक्सेशन, ये भी सीरियल का नाम है। और डी है द क्राउन, तो ये भी हमारा सीरियल का नाम है। तो एमी अवार्ड, ये देखिए ये अवार्ड आपके सामने है, और एमी अवार्ड को किस सीरियल ने, एक स्पेशल कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज कैटेगरी में जीता हुआ है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए क्या होगा, मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए इस ड्रामा सीरीज का नाम है सक्सेशन, जो कि हमारे सी नंबर पे है, तो सही उत्तर होगा हमारा सी। अब सक्सेशन है क्या? देखिए सक्सेशन को हम हिंदी में क्या करते हैं? सक्सेशन का मतलब होता है कि भाई एक के बाद दूसरा कौन आया, मतलब कि उत्तराधिकारी या फिर उसके बाद जो भी लोग आए हुए हैं। ठीक है, सक्सेशन है क्या? HBO एक चैनल है, इसका फुल फॉर्म होता है होम बॉक्स ऑफिस। वहां पर एक पारिवारिक ड्रामा सीरीज है सक्सेशन। इसको एमी अवार्ड्स के उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का खिताब इसको मिला है, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज कैटेगरी में एमी अवार्ड इसको मिला है। सीरियल का नाम है सक्सेशन। और सिर्फ इसी एक चीज के लिए इसको नहीं मिला है, इसमें कुल मिला के 4 चीजों के लिए इसको एमी अवार्ड दिया गया है। देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला, सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज हमारा सक्सेशन हो गया। उसके अलावा ड्रामा सीरीज में सबसे उत्कृष्ट निर्देशन के लिए भी आंद्रीज पारेख, जो कि सक्सेशन में ये डायरेक्टर हैं, इनको दिया गया है। और इतना बढ़िया लेखन किया गया है, इसके लिए जेसी आर्मस्ट्रॉन्ग को सक्सेशन के लिए ड्रामा सीरीज का उत्कृष्ट लेखन का अवार्ड दिया गया है। और ड्रामा सीरीज में मुख्य अभिनेता जेरेमी स्ट्रॉन्ग को सक्सेशन के लिए दिया गया है। ये पूरी उसकी टीम है हमारी, ये सक्सेशन की होम बॉक्स ऑफिस पे ये आता है। अब देखिए मैं एमी अवार्ड बता दिया कि भाई ड्रामा सीरीज में दिया गया है। 72वां एमी अवार्ड था, 72। ठीक है, ये एमी अवार्ड है क्या? एमी अवार्ड है क्या? देखिए एमी अवार्ड जो है, जिसको सिर्फ कभी कभी एमी के नाम से जाना जाता है, यह एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविजन उद्योग में, फिल्मों से रिलेटेड नहीं है, टेलीविजन उद्योग में, मतलब जो सीरियल्स आते हैं या दूसरे प्रोग्राम्स आते हैं, इन सब चीजों में अगर कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क करता है, उत्कृष्ट कार्य करता है, तो उसके लिए एमी अवार्ड उन सीरियल्स को, उन प्रोग्राम्स को पूरे साल भर, पूरे एक कैलेंडर वर्ष में जितने भी इस तरह के कार्यक्रम आते हैं, उन सब की प्रस्तुति की जाएगी, उनका विश्लेषण किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा कि कौन सबसे बढ़िया है, किसकी टीआरपी ज्यादा जा रही है, लोगों में कौन प्रसिद्ध है और किसकी एक्टिंग अच्छी है। तो 4 चीजों में सक्सेशन को ये दिया गया है 72वां एमी अवार्ड। इसकी शुरुआत जो है एमी अवार्ड की, ये 1949 में इसको किया गया था। देखिए कि अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सारी चीजें तो भाई ठप पड़ी हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 फैला हुआ है। सिर्फ मतलब अभी बिल्कुल ही नई खबर, ताजा खबर यह है कि यूएस के प्रेसिडेंट खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो वाइफ हैं, उनको भी कोविड-19 हो गया है। जरा सोचिए कि वो लोग कितने ज्यादा हाइजेनिक, स्वच्छ वातावरण में रहते होंगे, फिर हमारी आपकी तो मतलब कोई बात ही नहीं है। तो उनको हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। तो फिर उसमें ये लोग एमी अवार्ड को किस तरह से इन लोगों ने कंडक्ट कराया इस किताब को देने का।
देखिए एमी अवार्ड 2020 को हॉलीवुड के पहले प्रमुख शो की शुरुआत मतलब हुई है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें कोई गया नहीं है, जो लोग इक्के दुक्के थे वहां पे उन लोगों ने ही लॉस एंजल्स के एक खाली थिएटर में जो है जिमी किमेल इसके मेजबान थे, इनकी मेजबानी में इस अवार्ड को दिया है। और जिनको भी ये अवार्ड दिया गया वो एक्चुअली वहां पे प्रेजेंट नहीं थे, उनकी सीटों पे उनके नाम के कटआउट्स लगे हुए थे, बस उसको वहां से उस शो को एयर कर दिया गया, दिखा दिया गया भाई सक्सेशन को ये दिया गया या इस सीरियल को ये दिया गया, उसमें मतलब बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट राइटर कौन है, ये सारी चीजें लोगों को बस नाम से बता दी गई और उनके यहाँ पे वो अवार्ड भिजवा दिया गया। ठीक है, वहां पे फिजिकली कोई प्रेजेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। इन अ फर्स्ट हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन सेलेक्टेड टू जॉइन द हेलीकॉप्टर स्ट्रीम ऑफ द इंडियन नेवी। ये हमारा हिंदी में हम इस प्रश्न को जानेंगे। प्रथम बार भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में शामिल होने के लिए कितनी महिला अधिकारियों को चयन किया गया है? चलिए हमारे पास ऑप्शन है, ए है 3, बी है 2, सी है 1 और डी है 5। क्या होगा? चलिए अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, वैसे मैं आपको आंसर बता रहा हूं। यहां पे देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रीम की बात की जा रही है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि नेवी में हेलीकॉप्टर का क्या काम है, क्योंकि वो तो हमारी जल सेना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। नेवी में खुद के अपने फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, खुद के अपने ट्रांसपोर्टर्स एयरक्राफ्ट भी हैं, जो कि वहां पे समुद्र के पोतों पे वो उतरते हैं या उनके बेसों में उतरते हैं। उसके अलावा समुद्र में ही छानबीन करने के लिए मतलब कोई हेलीकॉप्टर भी होता है जो कि अगल बगल से पूरा अच्छी तरह से फेरी करके आता है और सारी जानकारी लेकर के आता है। तो नेवी में हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर स्ट्रीम है, ये बात आश्वस्त हो जाइए। अब बात की जा रही है कि पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में कितनी महिला अधिकारी जा रही हैं, तो हमारा ऑप्शन होगा 2। यहाँ पे देखिए 2 महिलाएं हैं, यही दोनों जा रही हैं। इनके नाम क्या क्या हैं चलिए मैं आपको बताता हूं। इनके नाम हैं, पहली है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, दूसरी है सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, और इनको हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर एयरबोर्न टेक्नीशियंस के पद में शामिल होने के लिए चुना गया है। ठीक है, ऑब्जर्वर के रूप में। और ये 21 सितंबर 2020 को इनका नाम जो है, इनकी तैनाती जो है युद्ध पोत पर की गई, जहां पे ये हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में काम करेंगी। इसके पहले द एंट्री ऑफ द वुमेन इन द इंडियन नेवी वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट ओनली। इससे पहले जो भी महिलाएं होती थी, महिला अधिकारी होती थी इंडियन नेवी में, उनको जो एयरक्राफ्ट की स्ट्रीम में सिर्फ जो है हमारा फिक्स्ड विंग, जैसे हमारा एरोप्लेन होता है, अगर आप सिविल के हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फिक्स्ड विंग मतलब कि हेलीकॉप्टर के तो पंखे घूमते हैं, उसके विंग्स तो घूमते रहते हैं, ठीक है, उसके ब्लेड्स घूमते रहते हैं, लेकिन फिक्स्ड विंग हम किसी भी प्लेन को बोलते हैं जिसका कि जो है डैने मतलब फिक्स रहता है। अब चाहे वो आपका फाइटर हो सकता है या फिर हमारा ट्रांसपोर्टर हो सकता है, वो कोई भी इस तरह का एयरक्राफ्ट हो सकता है। तो इससे पहले महिलाएं उन सब चीजों में, चाहे ऑब्जर्वर पे, एयरबोर्न टेक्नीशियंस के रूप में वो काम करती थी, लेकिन पहली बार हुआ है कि ये 2 महिलाएं सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को चुना गया है हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फर्म्स विल इन्वेस्ट ₹5,550 crore into Reliance Retail for 1.28% इक्विटी स्टेक। हिंदी में जानिए कि निम्नलिखित में से कौन सी फर्म को 1.28% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए रिलायंस रिटेल में 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए है विस्टा इक्विटी पार्टनर, बी है जनरल अटलांटिक, सी है मुबादला और डी है केकेआर। आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, वैसे मैं आपको बताता हूं। सही आंसर होगा इसका डी, केकेआर। देखिए क्या कह रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर विल बी इन्वेस्टिंग ₹5,550 करोड़ इनटू रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड फॉर अ 1.28% इक्विटी स्टेक ऑन अ फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस। कहा जा रहा है कि वैश्विक निवेश फर्म जिसका नाम है केकेआर, यह रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस रिटेल, RRVL, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। इसमें कुल मिला के 5,550 करोड़ रुपए का निवेश करना है, किसको? केकेआर को। अब यह जो निवेश होगा
इसकी घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। इस निवेश में जो KKR जो होगा उसकी हिस्सेदारी होगी 1.28% की होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या ये सबसे बड़ा है? नहीं, ये दूसरे नंबर का है। रिलायंस रिटेल इस प्रकार का एक सौदा पहले ही 2 सप्ताह पहले इसको कर चुका था, अभी मिला के 3 सप्ताह हो गए। तो पहले किसके साथ इसने किया है? इससे पहले जो हमारा RRVL है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने यह समझौता एक निजी इक्विटी सिल्वर लेक पार्टनर्स के साथ इसका किया है। क्या नाम है? अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी प्लेयर सिल्वर लेक है और जो कि अमेरिका की है, उसके साथ ये इन्होंने 1.75% हिस्सेदारी का, जो कि कुल मिला के 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करने का करार इन्होंने पहले ही कर रखा है। और इसमें रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी को 4.21 लाख करोड़ रुपए को आंका गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। हु हैज वॉन द यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड फॉर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 2020 for its outstanding contribution towards the sustainable development goals related to non-infectious disease। हिंदी में जानिए, किस राज्य ने संयुक्त राज्य की अंतर एजेंसी टास्क फोर्स का गैर संक्रामक रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए गैर संक्रामक रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुरस्कार 2020 जीता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए, मध्य प्रदेश ने ये जीता है। किस चीज के लिए? गैर संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए। दूसरा, बी, केरला ने जीता है। सी, तमिलनाडु ने जीता है। और डी, कर्नाटक ने जीता है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर हम आपको बताते हैं। सही उत्तर होगा बी, केरला ने ये जीता है। इसके बारे में जानिए। केरला ने गैर संचारी का मतलब कि ऐसे रोग जो कि मतलब कम्युनिकेबल नहीं है, जैसे कोविड-19 कम्युनिकेबल है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, तो इसी तरह केरला ने गैर संचारी मतलब नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज से संबंधित और उसके लिए सतत विकास लक्ष्यों के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान हेतु 24 सितंबर 2020 को यह संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन का पुरस्कार इसने जीत लिया है। अब जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO कहते हैं, उसके महानिदेशक साहब हैं टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। इन्होंने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी इंटर एजेंसी टास्क फोर्स UNIATF 2020 पुरस्कार की घोषणा की है। WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस। UNIATF 2020 पुरस्कार की इन्होंने घोषणा की है। किसके लिए? गैर संचारी रोगों मतलब कि हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के लिए। अब ये जो महानिदेशक साहब हैं, उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन लोग थे शामिल होने वालों में? एक तो ये खुद थे WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनम घेब्रेयेसस। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? जनरल सेक्रेटरी जिनको हम कहते हैं एंटोनियो गुटेरेस। उसके अलावा इथियोपिया के प्रेसिडेंट साहले वर्क जेवड़े और महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे इस कार्यक्रम के दौरान अन्य वक्ताओं में ये लोग शामिल थे। यह पहली बार हुआ है जब केरला को इस वार्षिक पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस उपलब्धि पर केरला की राज्य सरकार ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया यह पुरस्कार केरल में जीवन शैली संबंधी बीमारियों के नियंत्रण तंत्र और आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रदान की गई मुफ्त सेवाओं और उपचार के लिए दिया गया है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात बोल रहा हूँ, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात बोल रहा हूँ, तो केरला ने इस क्षेत्र में क्या कर दिया है? तो यहाँ पे केरला खुद कह रहा है कि पहली बार इसको मिला है। और यह पुरस्कार किस लिए दिया गया कि जो भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीज का मतलब क्या है, जैसे शुगर हो गया, हार्ट के पेशेंट हो गए, बीपी बढ़ गया, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल नहीं है, शुगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, हार्ट की डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है, तो उसके लिए केरला ने अपने यहाँ के जितने भी मतलब सेवा संस्थान है उसके द्वारा से मुफ्त सेवाएं और उपचार लोगों को दिए हैं।
तो इसीलिए उसको रिकॉग्नाइज किया संयुक्त राष्ट्र ने, WHO ने, और उसके लिए इसको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कैंसर उपचार कार्यक्रम, फेफड़े की बीमारी संबंधी अत्याधुनिक नियंत्रण कार्यक्रम और पक्षाघात बोलते हैं कि जब किसी को मतलब वैसे लग जाता है जैसे बॉडी के कुछ अंग हमारे काम करना बंद कर देते हैं, तो पक्षाघात नियंत्रण कार्यक्रम को भी इस पुरस्कार के विचार शामिल किया गया था, क्योंकि ये सारी भी चीजें, कैंसर भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आ जाएगा। फेफड़े की बीमारी संबंधी जितने भी उसका नियंत्रण है वो भी उसके अंदर आता है। तो केरला ने इन सभी पहलुओं पे काम किया है। अब केरला राज्य जो इंडिया का है, दुनिया भर में बेहतरीन 7 स्वास्थ्य मंत्रालयों में से एक माना गया है, जो यहाँ की केरला की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वो, क्योंकि इतने बेहतर तरीके से फ्री जो है लोगों को उसने क्योर या सारी चीजें और दे करके और इसको कंट्रोल किया। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस दिस ईयर। देखिए हिंदी में जानिए कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का विषय मतलब कि थीम क्या था। हमारे पास ऑप्शंस ए है, ए क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस मतलब कि शांति के लिए जलवायु की कार्रवाई। फिर बी है बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर पीस मतलब शांति के लिए आधारभूत कार्य योजनाएं। एजुकेशन फॉर पीस शांति के लिए शिक्षा। एंड शेपिंग पीस टुगेदर मतलब एक साथ कई सारे लोग मिल करके, कई देश मिल करके अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। तो हमें यह बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का अब की बार थीम क्या था। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 की बात की जा रही है यहाँ पे, तो आप कमेंट करके बताइए आंसर। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या होगा सही। देखिए सही आंसर होगा हमारा डी, मतलब कि शेपिंग पीस टुगेदर। अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के दिन अब की बार इसकी जो थीम थी यह थी शेपिंग पीस टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस is observed every year on 21st September, and this time its theme was shaping peace together. The UN General Assembly declared that the day should be commemorated by observing 24 hours of non-violence and ceasefire across the world. अब UN General Assembly जो है, UN की जो हमारी मतलब आम सभा है संयुक्त राष्ट्र की, वो क्या करती है, ये कहती है कि 24 घंटे के लिए 21 सितंबर को अगर कहीं पे भी फायरिंग हो रही है, कहीं पे युद्ध हो रहा है, छूट-फूट अगर इस तरह की कोई भी घटनाएं चल रही हैं, तो 24 घंटे के लिए कहीं पे भी गोली नहीं चलेगी और एक दूसरे के साथ मिल करके रहना है। वायलेंस कोई भी नहीं होना चाहिए। सीज फायर एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए आपको ये ऑब्जर्व करना है। तो अभी कहाँ युद्ध हो रहा है? बिल्कुल ही अभी युद्ध हो रहा है। अभी आप देखिए डेली न्यूज में आ रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान में लगातार युद्ध जारी है। कई सारे लोग आर्मेनिया के पक्ष में आ रहे हैं, कई सारे लोग जो है हमारे अजरबैजान के पक्ष में आ रहे हैं। तो ये जो विश्व शांति दिवस 2020 है 21 सितंबर को मनाया गया और इसकी थीम थी अब की बार शेपिंग पीस टुगेदर। सबसे पहली बार इसको संयुक्त राष्ट्र ने 1981 में विश्व शांति दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो घोषणा तो 1981 में हुई, लेकिन पहली बार इसको मनाया गया 1982 में। तो जब पहली बार इसको 1982 में मनाया गया उस समय इसकी थीम थी राइट टू पीस ऑफ पीपल, लेकिन इस बार की थीम 2020 वाली की थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। हिंदी में जानिए कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए रोजर फेडरर ने, बी नोवाक जोकोविच ने, सी डोमिनिक थीम ने और डी डियागो श्वार्ट्जमैन ने। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो चलिए हम आपको ये आंसर बताते हैं। सही आंसर होगा हमारा 9th का बी, नोवाक जोकोविच। देखिए वर्ल्ड नंबर 1 है ये, एंड नोवाक जोकोविच won his record 36th मास्टर टाइटल by winning the main single title in the Italian Open।
The Serbian player defeated Diego Schwartzman in the 2 straight sets of 7-5, 6-3 to clinch the trophy. देखिए नोवाक जोकोविक जो हैं वो 23 इस तरह के मास्टर टाइटल को वो ऑलरेडी जीत चुके हैं और अभी पूरे वर्ल्ड में ही इज नंबर 1, ये बात याद रखिएगा। अब की बार इन्होंने क्या जीता है? इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट को इन्होंने जीता है। सर्बिया के ये रहने वाले हैं और अब की बार हराया किसको है इन्होंने? तो इन्होंने हराया है डिएगो श्वार्ट्जमैन को, डिफीट किया है इनको। और 2 सेट, मतलब पहले सेट में इन्होंने 7 मारा था और उनका 5 ही रहा था, दूसरे सेट में इन्होंने 6 मारा, उनका 3 ही रहा। और इस तरह से इन्होंने इस नोवाक जोकोविक ने इटालियन ओपन का जो सिंगल मैन का जो खिताब है वो जीत लिया है। वर्ल्ड में नंबर 1 है, ये आपने जान लिया है। इसके अलावा देखिए कि जोकोविक ने यह जो इटालियन ओपन टूर्नामेंट है इसको 5वीं बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है, पहली बार नहीं है। और इसके साथ ही जोकोविक जो है वो सबसे ज्यादा एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं और उन्होंने अब तक रिकॉर्ड 36 बार एटीपी मास्टर्स को जीता हुआ है। अब एटीपी मास्टर्स जो है, एटीपी मास्टर्स 1000 इन्होंने 36 बार जीता है, 36 टाइम। तो ये एटीपी मास्टर्स 1000 है क्या? देखिए ये पूरे टेनिस टूर्नामेंट जो हमारे होते हैं उसमें यह जो है तीसरे नंबर पे आता है। अब नंबर 1 पे हमारे ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब ग्रैंड स्लैम हमारे 4 हैं, उसमें पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन, चौथा है यूएस ओपन। तो ये ग्रैंड स्लैम नंबर 1 पे आते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है? हमारा एटीपी फाइनल जो होता है वो नंबर 2 पे आता है और एटीपी मास्टर्स 1000 जो है ये नंबर 3 पे आता है। तो इस एटीपी मास्टर्स 1000 को इन्होंने 36 बार जीता है और जैसा कि आपने जान लिया कि वर्ल्ड में ये नंबर 1 है। और इस तरह से एटीपी मास्टर को जीतने में नंबर 2 पे राफेल नडाल है, इन्होंने 35 बार एटीपी मास्टर 1000 के टाइटल को जीता है और ये दूसरे नंबर पे है। वहीं रोजर फेडरर जो है वो तीसरे नंबर पे हैं और इन्होंने 28 बार एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल को जीता है। अगर अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल है क्या, आपका सीधा जवाब होगा कि टेनिस टूर्नामेंट में ये तीसरे नंबर का टाइटल होता है। तो आपसे पूछा जाएगा पहले नंबर पे क्या आता है, तो आप सीधी सीधी बात बुलाएंगे पहले नंबर में 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होता है और दूसरे नंबर पे एटीपी फाइनल होता है। एटीपी फाइनल जो है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारे एटीपी मास्टर्स 1000 है। जोकोविच ने 36 बार एटीपी मास्टर 1000 जीता है, राफेल नडाल ने 35 बार जीता है, इसलिए दूसरे नंबर में है वर्ल्ड में। और तीसरे नंबर पे रोजर फेडरर ने, इन्होंने 28 बार एटीपी मास्टर 1000 का टाइटल जीता है। तो आई होप कि ये भी चीज आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। और अब हम चलते हैं आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, बहुत ही अच्छी तरह से इसको भी समझते हैं। Which nation will co-host Global Climate Summit in December along with the United Nations? मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के साथ दिसंबर में कौन सा राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा? हमारे पास ऑप्शंस हैं, ए रूस, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जर्मनी और डी फ्रांस। देखिए सही उत्तर क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। सही उत्तर होगा बी यूनाइटेड किंगडम। United Nations and Britain will co-host a global climate summit on December 12 on the occasion of the 5th anniversary of the landmark 2015 Paris Agreement। 2015 में हम सभी जानते हैं पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। इस 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसकी 5वीं वर्षगांठ के रूप में अब की बात संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन जो है एक ग्लोबल क्लाइमेट समिट को 12 दिसंबर को मनाने वाले हैं। ये कहां पे होगा? ग्लासगो में होगा। ग्लासगो जो है वो हमारे यूनाइटेड किंगडम का ही एक हिस्सा है जिसको कि हम स्कॉटलैंड कहते हैं, वहां पे है ये ग्लासगो। ठीक है, तो ग्लासगो में होगा और इसको 2 लोग को होस्ट कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पूरा हमारा यूएन हो गया और दूसरे नंबर पे हमारा ब्रिटेन हो गया, मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा और बेहतर जानिए कि द समिट विल सी द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी governments, leaders, private sectors and civil society to present more ambitious and high quality climate plans।
अब यह जो है ऐतिहासिक जो पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ पे किया जा रहा है, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन है, तो जब जलवायु का शिखर सम्मेलन है तो उसमें क्या बातें होनी है, हमारे जलवायु को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उच्च गुणवत्ता कैसे लाई जा सकती है। तो इस शिखर सम्मेलन में इन्हीं सारी जलवायु योजनाओं को कई सारी सरकारों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, निजी क्षेत्रों के द्वारा और नागरिक समाज मतलब सिविल सोसाइटी के लोग जो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे उनके द्वारा इसके बारे में नई नई योजनाएं प्रस्तुत की जाने की संभावना है। तो ये थे पूरे हमारे 10 सितंबर लास्ट वीक के करंट अफेयर्स, बिल्कुल ही क्विज के फॉर्म में आपने अच्छी तरह से समझा, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, और इसके एक्सप्लेनेशन में एक नहीं कई सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया है। इसको लाइक कीजिए और रॉयल्स एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप चाहे फेसबुक पे या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं रॉयल्स एजुकेशन और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम की, जहाँ पे इसकी PDF आपको मिल जाएंगे। rajput.yashwant@gmail.com ये मेरी email ID है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इस पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स, जय हिंद।